आयुर्वेद निरूपण का ये लास्ट लेक्चर दोस्तों। धातु पोषण सिद्धांत, धातु पोषण न्याय देखने के बाद अब हम देखेंगे लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, वो समझ लेना। ये लोक और पुरुष, ये दो वर्ड है, ठीक है। लोक पुरुष सिद्धांत, ठीक है, लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत। ये लोक का जो अर्थ है, ये इसका अर्थ है कि संसार, पूरा संसार जिसमें सब आएगा। और पुरुष यानी हमारी बॉडी, किसी की भी बॉडी, ठीक है। अब इसमें जो सामान्यता है उसी को हम कहते हैं लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत। जो ब्रह्मांड में है, जो संसार में है, वही पिंड में है, मतलब बॉडी में है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता के शरीर स्थान में प्राप्त होता है, ठीक है। आचार्य चक्रपाणी ने इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी माना गया है, ठीक है, चक्रपाणी के। और ये चरक शरीर स्थान में दिया गया है। देखिए अब लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत क्या कहता है। पुरुष मतलब हम, लोक मतलब पूरा जगत संसार के स्वरूप वाला होता है। पुरुष लोक के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्तिमंत भाव है उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी है, और जितने भाव पुरुष में है उतने भाव लोक में भी है। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी मतलब मूर्ति की तरह है, तो हम भी मूर्ति की तरह ही है। एक आप मतलब बाहर पानी है लेकिन हम में क्लेद है, स्निग्धता है, पानी हम में भी है। अग्नि मतलब हमारा संताप, वायु मतलब प्राण। ऐसे आप पढ़ते जाइए, आपको मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, और इस पर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, मैं बोल नहीं सकता, शायद टर्म के लिए आ जाए, पता नहीं। तो ऐसा सारा दिया है यहाँ पर। देखिए कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इसका मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। और कली युग अगर आ गया तो रोगावस्था। युगांत मतलब युग का अगर अंत हो गया तो मृत्यु हो गई। तो ये हम में भी है और इस संसार में भी है। अब इसका प्रयोजन मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत क्यों पढ़ना है, ये सारा एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये लास्ट वाली लाइन याद रखो कि सुख और दुख के कर्ता हम स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। ये हमें ज्ञात होना चाहिए, इसीलिए हम ये सिद्धांत पढ़ते हैं। सुख और दुख के कर्ता हम ही है, हमारे ही कर्म हमें सुख और दुख देते हैं। अब आइए नेक्स्ट, व्याधित रूपीय सिद्धांत। व्याधित मतलब रोगी, रूपीय मतलब रूप, उसका सिद्धांत कहता है। अभी इसका जो वर्णन है विमान सान में आया है चरक के, ठीक है। व्याधित रूपीय सिद्धांत देखिए, व्याधित पुरुष मतलब रोगी व्यक्ति। दो प्रकार के हो सकते हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। गुरु व्याधित मतलब बड़ी व्याधि और लघु व्याधि मतलब छोटी व्याधि। यहाँ पर देखिए गुरु व्याधित मतलब कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रसित तो होता है, ठीक है, लेकिन उनका मन बल, शारीरिक हो या फिर मानसिक बल हो, और शरीर, इनका भाव जो रहता है वो उत्तम रहता है, अच्छा रहता है, इसलिए उनको लगता है कि छोटी व्याधि से ग्रसित है वो। लेकिन वहीं पर अगर लघु व्याधि देखा जाए तो व्याधि तो छोटी होती है लेकिन उनका मन, बल और शरीर हीन भावों से युक्त होता है, इसलिए इसको मतलब वो सोचता है कि हमें बड़ी व्याधि, मतलब हम बड़ी व्याधि से ग्रसित हुए हैं, तो ऐसी जो व्याधि रहती है वो लघु व्याधि रहती है। अब व्याधित रूपीय सिद्धांत का प्रयोजन क्या है। वैद्य को हमेशा इसमें अंतर करना आना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया है। अगर अज्ञानी वैद्य हो तो गुरु व्याधि को लघु व्याधि समझकर मृदु संशोधन करता है, और मृदु संशोधन करने से फिर असर तो उतना हो नहीं पाता है, तो अधिक बढ़ जाते हैं दोष वगैरह। और लघु व्याधि अगर हो तो बड़ी व्याधि समझकर तीक्ष्ण संशोधन कर देता है, और तीक्ष्ण संशोधन से रोगी क्षीण होता है, मतलब उसका धातु वगैरह सारा क्षय होता है धातु का। इसलिए वैद्य को हमेशा इस पर थोड़ा कमांड होनी चाहिए कि कौन सा गुरु व्याधि है और कौन सा लघु व्याधि है। अब अगला देखिए, प्रकृति समसंवेद विकृति विषम समवाय सिद्धांत, और ये भी चरक संहिता के विमान स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये न्याय कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि रस और दोषों का जो मेल है वो दो प्रकार का होता है, या तो प्रकृति के अनुसार वाले गुण दिखाना, नहीं तो दूसरा उसके अनुसार गुण न दिखाना। आपको उदाहरण से समझेगा। यहाँ पर देखिए, जो मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुण को बिना दबाए मिले हो, इसका मतलब है कि जो रस है वही दोष दिख रहा है, उसको हम प्रकृति समसमवाय कहलाता है, ठीक है। अभी रस या दोष अगर प्राकृतिक गुणों को दबाकर बने हो तो उसको विकृति विषम समवाय कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, अमृत मतलब हमारा जो आम फल रहता है, आम, मैंगो,
वो मधुर गुण का होता है, मतलब मधुर रस का होता है। और उसका कार्य भी क्या दिखाता है, वात पित्त नाशक है। बराबर है, मधुर गुण वात और पित्त का नाश करता है। लेकिन वहीं पर अगर बैगन लिया जाए तो वो कटु तिक्त रसात्मक होता है, मतलब तीखा और कड़वा होता है। लेकिन फिर भी अभी इसको तो वात की वृद्धि करना चाहिए ना, कि कटु तिक्त है तो वात की वृद्धि करेगा, आपने पहले पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर विकृति विषम समवाय संयोग दिखाकर वात का वो शमन करता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस श्लोक का पूरा अर्थ दिया है, इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहोगे तो एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त, आयुर्वेद निरूपण यहाँ पर आपका समाप्त होता है। यहाँ पर आप देखिए अध्याय का सारांश दिया है, पदार्थ शब्द की उत्पत्ति वगैरह, पद प्लस अर्थ ये हमने लिया था। आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, ये शरीर इंद्रिय सत्वात्मा वाला श्लोक, और हिताहितम आपका फेवरेट श्लोक। फिर सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के भेद, ये 4 इंपॉर्टेंट भेद आप याद रखना। बाकी इस चैप्टर में उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, कर लीजिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं और हम कल एनाटॉमी का लेंगे या फिर चरक संहिता शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे। राधे राधे।